खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब मेरे कोस्ट। रन डाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम खबरें। दुनिया बड़ी तब्दीलियों की जद में है। खबर एक आ रही है कि टोनी ब्लेयर का नाम आपने सुना होगा और इनका नाम ख़ास तौर पर सुना होगा, जिसे बुचर ऑफ इराक कहते हैं, जिन्होंने एक झूठी रिपोर्ट जो थी CIA की और इसकी अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी की, जिसे बाद में बड़ा रगेदा गया और उनका इवन अमरीकी मीडिया कहता था कि कोई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं थे। तो ये इराक का बुचर जो है, इसे टोनी ब्लेयर की बजाय टोनी ब्लायर भी कहा जाता है, झूठ से यानी लायर। तो इनको क्या फ़लस्तीन का गवर्नर बना दिया जाएगा? क्या मुस्लिम उम्मा इसको मान लेगी या इवन वहाँ के लोग मान? ये क्या वासराय हिंद की तरह आएगा जिस तरह हमारे यहाँ वासराय आया करते थे जब हम गुलामी में थे? तो इस हवाले से बात करेंगे। उधर रूस ने नेटो पर हमले के लिए इशारा दे दिया कि अगर ये जंग बढ़ाई गई तो वो नेटो। कुछ दिन पहले आपने डेनमार्क में देखा होगा कि कुछ बड़े पुरस्कार किस्म के ड्रोन जो हैं वहाँ नज़र आए। तो ये जंग किस तरफ जा रही है और क्या क्या समत ले रही है? अगले माह सऊदी अरब और अमेरिका की सरमायाकारी भी क्या पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी? इस हवाले से बड़ा हुकूमत इसको जो है वो इसका चर्चा कर रही है, मगर हम जानते हैं और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ये सरमायाकारी 1993 वाली ना हो, जब हेज़ल लहरी आई थी यहाँ पर और उसके बाद इस मुल्क की मैशत का बुरकस निकल गया था। मैं IPPs की बात करूँ। आज IPPs पे ख़ास तौर पर हमारी खबर है कि 2.6 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 2600 अरब रुपए का कर्जा, यानी जिसकी बिजली नहीं बनी, जो लोड शेडिंग की कीमत हम दे रहे हैं उसके लिए 1.23 ट्रिलियन रुपीज़ का कर्जा लिया गया बेशुमार हमारे बैंकों से, और वो आपके बिल में 3 रुपये 23 पैसे की जो एक इजाफा फ़ी यूनिट इजाफा। और ये भी याद रहे, मियाँ साहब तफसील से हमें बताएंगे और इसमें हमारे साथ डॉक्टर इकरामुल हक भी होंगे जिन्होंने आज बहुत इस पर कमाल का एक आर्टिकल लिखा है, उस पर जिक्र करेंगे। और ये पहले भी 6 साल से लिया जा रहा है और कर्जा कम होने की वजह बढ़ गया है और कर्जा बढ़ता चला जा रहा है और ये आपके और मेरी जेब से जाएगा। हम इस पे बात करेंगे। लास्ट नॉट द लीस्ट हम एक और भी बात करेंगे। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ी अहम स्टोरी छपी है। 2023 में CIA के जो चीफ थे जो विलियम जे बर्न्स, वो खौफ बड़े क्या कहते हैं गए चाइना गए और चाइना की जो CIA की मुतबादल है, जिसे गालबन MSS कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, उसके चीफ को मिले और कहा कि जी आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई, आप हमारे जो वाटर सप्लाई या हमारी कम्युनिकेशंस हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर मेलवेयर और जो एक हमला कर सकते हैं, साइबर हमला कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं आपको मुतनब्बा करने आया हूँ। तो ये भी स्टोरी क्या है, इस पर बात करेंगे। मियाँ साहब हमें शायद अभी थोड़ी देर तक ज्वाइन करेंगे। मियाँ साहब थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया है। मियाँ साहब, टोनी ब्लेयर हैज़ अ वेरी बैड रेप्यूटेशन और पब्लिकली इसका रिकॉर्ड और भी है। जब इसने इराक को बर्बादी करवाई तो इसने कंसल्टेंट फर्म बना ली और वहाँ जाके जो उनकी बगल बच्चा हुकूमतें थी उनको सो कॉल्ड कंसल्टेंट बन के बड़ा माशाल्लाह मिलियंस इन्होंने बनाए भी थे। और यहाँ जिस तरह लेबर पार्टी का इन्होंने, मैं उस पर नहीं आता कि लेबर पार्टी का जो इन्होंने बुरकस निकाला था उसको तो छोड़ दें, मगर ये कि क्या इनको फ़लस्तीन का गवर्नर बना दिया जाएगा? और फिर अगर इसको फ़लस्तीन का गवर्नर बनाना है तो फिर तो ये ऐसी होगा जैसे हम सब कॉन्टिनेंट में रहते थे तो हमारा जो है वो क्या नाम था, लॉर्ड माउंट बैटन हमारा वासराय था, तो ये भी वहाँ वासराय होगा। क्या अरेंजमेंट होगा मियाँ साहब? देखें कायद साहब, ये जो फार्मूला पेश किया गया है और ये कहा जा रहा है कि गजा में जो है वो जंगबंदी होगी। आपको याद होगा UNGA के इजलास में मुस्लिम ममालिक का एक वक्त ट्रंप को मिला और वहाँ पर भी जो है वो बातचीत हुई और ये कहा गया कि 2 रियासती हल जो है वो इसका ढूंढा जाए। जब तक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया जाता और 2 रियासती हल नहीं निकलता और गजा में ना तो अमन कायम हो सकता है और ना ही इसराइल को जो है वो इस मामले को अमन के तौर पर जो है वो देखा जा सकता है। इसमें आपने देखा कि जो यूरोपीय ममालिक हैं उन्होंने भी इसमें किरदार अदा किया। लेकिन मसला यह है कि अब जो 2 हल पेश किए जा रहे हैं, ये दोनों अमेरिका की जानिब से किए जा रहे हैं और आज सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात भी है, उसमें जो है इसका हल जो है वो फाइनल किया जाएगा। लेकिन क्या ये हल जो है वो काबिल कबूल होगा और ये हल मुसलमान ममालिक को, अरब ममालिक को काबिल कबूल होगा? जो कि अरब ममालिक जो है वाजे कर चुके हैं कि जब तक 2 रियासती हल नहीं निकलता उस वक्त तक गजा में किसी किस्म का दूसरा हल जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अब ये जो इदारा बनाया जा रहा है जिसमें टोनी ब्लेयर जो है वो इसके हेड होंगे, जिसका नाम जो है वो रखा गया है गजा इंटरनेशनल ट्रांजिशनल अथॉरिटी जेटा, और इसमें जितना भी ये बात की जा रही है कि उनका वो कंट्रोल संभालेंगे, मिस्र में उनका हेडक्वार्टर होगा,
फिर उसके बाद जो है वो 7 रुकनी एग्जेक्टिव बोर्ड होगा, फिर एग्जेक्टिव कमेटी जो है वो भी बनेगी, अथॉरिटी बनेगी, जिसमें अरब शख्सियात या मुस्लिम शख्सियात होंगी। तो क्या वो शख्सियात शामिल होंगी, इसका होमवर्क क्या हो चुका है? ये बहुत से सवालात हैं काजी साहब जो जिसका जवाब जो है वो मिलना बाकी है। उसमें एक फौज जो अमन फौज है वो कौन सी होगी? क्या वो अमन फौज जो है वो मुसलमान ममालिक से पर मुश्तमिल होगी, या उसमें यूरोप ममालिक भी होंगे, उसमें जो है वो पाकिस्तानी फौज भी जाएगी? इसके अलावा जो है वो अभी जो वो इमदाद लेकर जो एक काफिला जो है वो समंदर में रवां दवा है, उस पर जो हमले हो रहे हैं, तो इजराइल क्या इसमें जो है संजीदा है या एक बहुत बड़ा धोखा है? इसका भी जो है वो सामने आना बाकी है। अभी सदर ट्रंप की जो है वो बहुत बड़ी काविश है कि वो इसमें अमन लाना चाहते हैं। ये तो मोहसिन नकवी साहब ने खबर दी है, अभी ट्वीट की है। मुझे लगता है कि हमारा इजराइल जो है वो इस पर जो है वो हमारा जो वक्त तक ये कामयाब नहीं हो सकता। कंटेनर जो है उस पर जिसमें कोई हमारे कोई LNG या क्या है, उस पर ये मोहसिन नकवी साहब की अभी मुझे बताया जा रहा है, मैं अभी देख नहीं पाया, शायद अभी भी आई हो। लेकिन बहरहाल मियां साहब, आई डोंट थिंक दिस इज एनी सोल्यूशन। एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल आदमी जो माफिया मांगता फिरता था इराक में बिला वजह हमला करके, और जिसने इराक जैसी रियासत का बुरकस निकाल दिया इन लोगों ने झूठ बोल बोल के कि उसके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, नहीं थे, और जो इसको तो वैसे बैन होना चाहिए पब्लिक जो ऑफिस के लिए। तो आई थिंक देर अगर कुछ करना भी है टेम्परेरी अरेंजमेंट तो ठीक है, कोई पाकिस्तान का बंदा दे दें, यहाँ से हमारे दे दें, हमारे किसी ब्यूरोक्रेट को दे दें, हमारे रिटायर्ड जनरल को दे दें, ताकि जो उनको देखें ना, ये तो पहले बेगुनाह बंदे मरवाने में इसका हाथ था इराक में। तो ये मेरे ख्याल में ये हल नहीं है मुझे। और दूसरी बात एक और, मियां साहब मेरा एक और भी राय है, अमन किसी सूरत नेतन्याहू को नहीं चाहिए। एक जराइम पेशा आदमी है, और जराइम पेशा ये है कि अपने मुल्क के खिलाफ भी उसने वारदातें की हैं, तोहफे दे के। ये करते रहते हैं, वैसे बहुत से बंदे पकड़े गए, पहले कनाडा का वज़ीर आज़म पकड़ा गया, ये भी इधर भी यहाँ पे बाद में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां इनको नौकरियां दे देती हैं, जो PM CM है ना वेस्ट के, एडे को नहाए धोए नहीं होते ये। खैर, इसका तो पॉलिटिकल रोल ही बड़ा ख़राब था, पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया, इराक पर हमला किया, पूरा मिडिल ईस्ट और इराक और सारा जो है, उसके बाद लिबिया। ये देखे ना, ये जाके ठीक करेंगे मियाँ साहब? ये तो वही है जो मतलब है कि हम IPPs वालों को कहें जी हुकूमत भी ले लो, वैसे मेरा ख्याल है उन्होंने दी है। जी मियाँ साहब। काजी साहब देखें, ये जो हल ढूंढे जा रहे हैं ना, ये हल मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि इजराइल जो है वो तो वहां पर तशद्दुद पर आ ही नहीं रहा, वो तो तशद्दुद पर आ रहा है। आप देखें जो समंदर के अंदर कई ममालिक पर मुश्तमिल जो काफिला है जो कि इमदाद लेके जा रहा है, जिस पर कोई असला जिनके पास नहीं है, गन भी नहीं है, उन पर जो है वो हमले करने शुरू कर दिए हैं। और वहां पर पाकिस्तानी भी हैं, वहां पर यूरोपियन भी हैं, मुस्लिम ममालिक के लोग भी हैं, वहां पर अरब ममालिक के लोग भी हैं। तो अगर उन पर हमला होता है तो तुर्की जो है वो अपने जहाज जो है वहां पर भेज रहा है, हवाई जहाज। इटली ने अपना जहाज जो है वहां भेज दिए हैं। मुझे तो लगता है कि बहेरा रूम के अंदर एक बहुत बड़ी जंग ना कहीं छिड़ जाए, और वहां पर जो है वो हो सकता है, अगर ये ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है पाकिस्तान के लोग भी वहां पर मौजूद हैं, तो फिर हम भी खामोश नहीं बैठेंगे, तो ना सऊदी अरब खामोश बैठेगा, ना अरब खामोश बैठेंगे। खबर तो ये आई थी सेनेटर मुश्ताक के हवाले से, अनरेस्ट जो है पैदा होने का, कशीदगी होने का खदशा मुझे पैदा हो रहा है। और इसमें फौरी तौर पर अगर अमेरिका ने किरदार अदा करना है तो फौरी तौर पर किरदार अदा करे। और गजा का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 रियासती हल है। अगर जो इसराइल फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करके और इसराइल को वहां पर फौरी तौर पर हुक्म दिया जाए कि वहां से निकल जाए। साहब मैं एक मिनट आपको रोकूंगा, तवक्कुफ करें। एक खबर आ रही थी जो गलत थी, जो है वो कायम की, वो हमें अभी सेनेटर मुश्ताक साहब की वीडियो में नाज़रीन आप देख चुके होंगे, ये उस जहाज में मौजूद हैं, यानी बहरी जहाज में, और इनके हवाले से गलत खबर थी कि खुदा न खास्ता ने कोई हार्म पहुंचा है, मगर ही हैज़ कन्फर्म कि कुछ ऐसी बात नहीं हुई, मगर कुछ भी हो सकता है। और आप बता रहे हैं कि जिस तरह मियाँ साहब बता रहे हैं कि तुर्की की तरफ से कोई कवर, शायद फ़िज़ाइया उनकी तुर्की की फ़िज़ाइया की तरफ से कोई कवर इनको दिया जाए, तो यार ये तो मतलब है नेतन्याहू साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये तो कब से जो है अमेरिका बहादुर ने इस बंदर के हाथ में उस तरह दे रखा है। पार्डन माई फ्रेंच, बट आई थिंक वी कुड हैव इवन वर्स्ट एक्सप्रेशन विच कैन नॉट एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब इसकी जो बर्बरियत है। तो मियाँ साहब ये तो मुझे लगता है कि ये कोई हल की तलाश करने के बजाय वी आर एंटरिंग इनटू अनदर क्राइसिस में हम चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये तो कोई वाइज हल नहीं है, जिसमें उनकी भी कोई अशकोई होनी चाहिए ना, जिनके 70,000 बच्चे आपने मार दिए, जिनके लाखों लोग शहीद हुए। मुझे यही लग रहा है, मुझे देखें काजी साहब, मुझे लग रहा है कि जो उस वक्त वहां पर जो है ना वो बहेरा रूम में, बजाय इसके कि वहां पर इसराइल में गजा में अमन कायम हो,
सदर ट्रंप जो है वो उनकी नीयत बड़ी खालिस होगी, वो वहां पर अमन ढूंढना चाह रहे होंगे। लेकिन नेतान्याहू जो है उसकी नीयत बहुत जो है वो ना खालिस है और बदनीयत है, क्योंकि वो वहां पर अमन नहीं होने देना चाह रहा। वो उसका मकसद जो है वो सिर्फ गजा नहीं है, कैसा वो आगे बढ़ना चाह रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई गारंटी जो है वो कौन देगा कि इजराइल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें भी कहा जा रहा है कि ये तो जो है वो इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है कि वो अपने मुकम्मल तौर पर इसका जो है वो कब्जा उसके पास रहे और उसके बाद वो आगे बढ़े। अब बहेरा रूम में जो होने जा रहा है वहां पर अगर ऐसा होता है या जो दीगर ममालिक जो है उसको कवर दे रहे हैं और इजराइल वहां पर हमला करता है, जो कि पहले भी उन्होंने आग के गोले वहां फेंके, वहां पर ड्रोन जो है वो ऊपर मंडला रहे हैं, अगर वो वहां पर हमला करता है तो फिर क्या होगा? फिर तो जंग ही होगी। बहुत से ममालिक के लोग जो वहां पर नहत्ते और इमदाद लेके वहां पर पहुंचे हैं, तो फिर जंग का समाज जो है वो खुद नेतान्याहू बाकायदा बनाना चाह रहा है, क्योंकि वो इसका सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहा है। अगर यह गजा में अमन कायम हो जाता है, जो कि अमन कायम होना चाहिए और आज़ाद रियासत बननी चाहिए, तो फिर उसका आखिरी इंजाम जो है वो नेतान्याहू की जो है वो गिरफ्तारी होगी और वो गिरफ्तार होके जो हो सकता है जंगी जुर्म के जो मुर्तकब होने के बाद उसको कोई ना कोई बड़ी सजा मिल जाए। इसलिए वो कभी भी ऐसा जवाब पेश नहीं करेगा। वो जवाब ढूंढ रहा है आगे बढ़ने का और उसी जवाब के जरिए जो है वो अगला कब्जा जो है वो उसको बिल्कुल वो बेहतर करना चाह रहा है कि मैं अगला कब्जा कर लूं। असल में कायद साहब ये जो हल ढूंढे जा रहे हैं ये उस वक्त तक जो है वो इसमें नाकाम होंगे जब तक वहां अमन फौज कायम नहीं होती। अमन फौज कायम होगी, वो कैसे होगी? उसमें अरब ममालिक को जो है वो किरदार अदा करना चाहिए। अथॉरिटी अरब ममालिक पे बढ़नी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा और पाकिस्तान की फौज भी वहां पर एज ए अमन फौज जो है वो वहां पर जाए। मियां साहब अब ये ना देखें, अगर आप देखें तो यूं लगता है कि अभी इसकी जो तकरीर थी ट्रंप साहब की उस पर तो बहुत लहदे हुई, इन्होंने जो बात की और जिस तरह से वो डांट रहे थे, लगता था वो कोई क्लास टीचर हैं और बाकी यूरोपियन जितने लीडर बैठे हैं वो कोई उनके स्टूडेंट हैं और वो बार बार यानी यू नेवर नो कि वो क्या एब्रप्टली क्या देंगे या क्या नहीं कहेंगे और अगले एक दिन कुछ बात करेंगे, अगले दिन अपनी राय बदल लेंगे। दिस इज काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट ही हैज डिस्प्लेड एंड वी आर टाइम एंड अगेन हमें ये नज़र भी आ रहा है। लेकिन बात ये है कि उधर प्यूटन जो है वो प्यूटन ये कह रहा है कि अगर आपने ये कुछ जंग वंग की बात की, आगे बढ़ने की बात की, तो नेटो भी उसके निशाने पर होगी। और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि मुझे वो आधा यूक्रेन उसको जो है इधर ज़ेलेंस्की साहब की तबीयत मुझे लगता है ठीक हो गई है। आई थिंक नाउ ही वुड लाइक टू गो टू दुबई कि वहाँ जाके वो अपने जो माल मूल यहाँ से निकला है, देखे ना जिस तरह अफगानिस्तान से माल निकल के दुबई की रियल स्टेट मार्केट में गया था, ये खबरें तो ये भी हैं कि यहाँ से भी गया जो इमदाद के नाम पर आया, तो जाएंगे एंजॉय वगैरह करेंगे, अगर खैर खरीद से निकल गए तो चले जाएं तो वैसे बेहतर है। तो लेकिन ये जंग अब आगे बढ़ती है तो इसका जो कीमत है वो तो बेचारे यूक्रेन के मासूम अवाम दे रहे हैं और वो देते रहेंगे। ये जो ऊपर जो ये बैठे हुए हैं ब्लड थर्स्टी लोग जो बैठे हुए हैं, तो वहाँ भी मुझे लगता है मियाँ साहब कि अमन कोई करीब नज़र नहीं आता, क्योंकि जो एक इसकी डाइंग किक्स लग रही हैं अब तो लागर चूँकि हो गया बहुत ज़्यादा, अमेरिका की वो बात नहीं रही जो। तो क्या ये लगता है आपको या क्या खबरें हैं इस हवाले से जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं वहाँ पे कि ये प्यूटन वाला मामला भी आगे बढ़ेगा, जंग और तेज़ और गर्म होगी या शायद वहाँ कोई अमन का कोई चांस है? क्या लग रहा है आपको? काज साहब देखें, नुकसान तो वही होता है जो बैटल फील्ड हो, जो मैदान जंग हो, वहां का नुकसान होता है। यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान ही होगा, क्योंकि जो रूस है उसका ये कहना है कि उस पर जंग मुसल्लत की जा रही है। दूसरी जानब जो है वो यूरोप की जानब से धमकियां दी जा रही हैं, अमेरिका की जानब से धमकियां दी जा रही हैं। हालांकि जंग रोकी जा सकती है, लेकिन रशिया जो है वो जंग नहीं रोक रहा। वो इसलिए नहीं रोक रहा, वो कह रहा है कि जो पूरा यूरोप है वो यूक्रेन को असला फराहम कर रहा है। और अभी आप देखेंगे जो रूस है, रशिया ने बाकायदा तौर पर ईरान के साथ भी मुआहदा कर लिया है। वहां पर उन्होंने ये कहा है बाकायदा तौर पर कि हम यहां पर एटमी रिएक्टर जो है वो कायम करेंगे। $25 अरब का मुआहदा किया गया है कायद साहब, और ये मुआहदा जो है वो आम नहीं है, वो बाकायदा तौर पर अपनी ताकत जो है वो जमा कर रहा है और ईरान उसके साथ है। अगर ईरान पर हमला होता है या रूस पर हमला होता है तो फिर ईरान और रूस इकट्ठे मिलकर जो है वो नेटो पर भी हमलावर हो सकते हैं। यूक्रेन पर तो पहले ही उनकी जंग लगी हुई है, और अगर इजराइल की जानिब से ईरान पर हमला होता है तो रूस उसका जवाब देगा। अगर रूस उसमें कूद गया तो इसका मतलब चीन उसमें कूद गया, तो फिर ये बड़ी जंग जो है वो बन जाएगी। और इसमें इस जंग का किसी को फायदा नहीं होगा, नुकसान तो होगा, लेकिन इसमें जो नुकसान है वो मियां साहब एक और बड़ी दिलचस्प खबर है वो इजराइल का होगा। और इजराइल के साथ अगर जंग होती है
तो अब इसराइल मत समझे कि पहले की तरह जो है मिसाइल आए और मिसाइल लगे और बस जो है वो कम से कम नुकसान हो गया। अब नुकसान जो है वो इतना बड़ा होगा कि नाकाबिले तलाफी होगा। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प खबर है मियां साहब, और ये द न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, और इसमें इन्होंने ये बताया है हमें कि 2023 में जो विलियम जे बर्न्स CIA के चीफ थे, ये तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे जो इनके काउंटर पार्ट हैं, जो उनकी सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके चीफ को मिले और अपनी शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि आपका जो साइबर अटैक हुआ है, और ये ऐसी कुछ साइबर टेक्नोलॉजी थी कि अंदर से घूम घाम के इन बकौल ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है वो सारा सामान ले के आ भी गए, तो इनको आज यानी बहुत देर बाद पता चला। और साथ जो इसके इंट्रो में बात उन्होंने कही है वो ये है कि ये मैं अगर आपको वर्बैटम सुना भी दूं कि चाइनीज ये क्लेम कर रहे हैं, मैं उनका क्लेम है, मैं ये मेरी बात नहीं है, कि जनाब चाइनीज स्टेट कंट्रोल्ड हैकर्स हैड इन्फिल्ट्रेटेड क्रिटिकल US इंफ्रास्ट्रक्चर विद malicious code that could wreck power grids, communication systems and water supplies। यानी वो उनकी तमाम ज़िंदगी को वहाँ ये जे बर्न्स जो हैं, विलियम जे बर्न्स, उनका दावा था जब उन्होंने बात की बकौल न्यूयॉर्क टाइम्स के कि भाई ये आपके पास कैपेबिलिटी आ गई है कि आप तो हमारे अंदर घुस के ज़िंदगी को जैम कर सकते हैं। और इसका कुछ मुजाहरा तो हमें अब एक थोड़ी सी लड़ाई में भी नज़र आया था यहाँ पर, मगर बहरहाल ये बड़े संगीन है और ये आज के अखबार है मियाँ साहब, और इसमें हम देखते हैं कि चाइना बाकायदा, लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि चाइना हैज़ नो इंटेंशन टू इन्वेड एनी कंट्री। चाइना की ये पॉलिसी नहीं है कि वो किसी मुल्क पर हमला करे, और वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है, मगर साथ साथ वो अपने मसल भी दिखा रहा है, वो अपनी कैपेबिलिटी भी बता रहा है। वो बता रहा है कि इन केस अगर आपने ये समझा सब चाइना बिल्कुल आज तक पॉलिसी नहीं रही कि उसने हमला खुद नहीं किया, लेकिन जिस खित्ते में चाइना मौजूद है, अगर इस खित्ते में कोई आके हमलावर आता है या हमलावर होता है तो उस पर चाइना जो है वो जरूर जवाब देगा। आप देखें कि चाइना के अंदर जो टेक्नोलॉजी चाइना ने बनाई है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अमेरिका तक जो है वो जवाब दे सकती है। वो गुआम किलर का नाम तो सब सुना होगा। गुआम किलर जो है वो समंदर में जो लड़ाई होनी है, जो कि मुझे लगता है कि लड़ाई होगी, उस तरफ जो है मामला जा रहे हैं, और उसमें चाइना जो है वो भी तहफ़्ज़ात का शिकार है और तशवीश का शिकार है, और वो भी ये बात जो है वो कर रहा है कि अमेरिका अगर नहीं रुकता तो वहां पर हो सकता है कि कोई अटैक हो। अगर ये होता है तो फिर चाइना की टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल होगी। चाइना से पाकिस्तान जो है वो लेजर टेक्नोलॉजी भी लेने जा रहा है। सफराई हो रही है कायद साहब, एक सफराई जो है वो हो रही है। पाकिस्तान जो है या पूरी दुनिया जो है वो ब्लाकों में तकसीम हो रही है, और इसमें लग यही रहा है कि आइंदा आने वाला जो मुस्तकबिल करीब है, इसमें या तो दुनिया मुकम्मल अमन की तरफ या मुकम्मल जो है वो जंग की तरफ जाएगी। मैं अपने पड़ोसी की बात करूंगा कायद साहब, जो कि दगाबाज और जो जिसने शिकस्त खाई है पाकिस्तान से, वो भी जंगी जुनून में इस वक्त मुब्तला है, और उसको वो हजम क्या होनी है, वो अपने जख्म चाट रहा है अपनी शिकस्त के, और उसकी तरफ से भी किसी भी वक्त जो है वो शरारत हो सकती है। मुझे कल जराए से मालूम हुआ कि इंटेलिजेंस जो है इतलात ऐसी मिल रही हैं कि वो कुछ शरारत पनप रही है सरहद पार, और वहां से भी कुछ शरारत हो सकती है, और अगर शरारत हुई तो फिर उनका जबड़ा जो है वो तोड़ा जाएगा। मुंह तोड़ दिया था पहले, अब जो है वो उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। और इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो है वो मशकें भी जो है वो मियां साहब एक और भी देखें, अब तो जो है एक असले की रेस, एक विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, नो सेन पर्सन को, मतलब दुनिया में गुर्बत है, ज़िल्लत है, भूख है, बजाय इसको ख़त्म करने के एक जो है इंडिया, और अब ये क्रिकेट के मौके पे जो है इनडिसेंट किस्म की हरकतें हमने देखी वहाँ पे, ये भी मतलब फजूल है इस तरह तो। अच्छा, लेकिन बात ये है कि फिर अब वो भी अपने आप को स्टेप अप कर रहे हैं, अपने डिफेंस को। यहाँ भी अब लेज़र टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो मतलब इज़ देयर एनी एंड टू इट? या पावर्टी देखें या गुर्बत देखें, इवन इंडिया में देख लें, साउथ एशिया, जनूबी एशिया में देख लें, सब सहारन जो पावर्टी उससे भी ज़्यादा नीचे की सतह पर गिर रहे हैं। आधी आबादियाँ जो मुल्कों की वो गुर्बत की लकीर से नीचे गिर रही हैं, वेयर एज इस तरीके से ये स्टेप अप हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये कोई जाहिर है, देखें ना, मोदी का भी वही प्रॉब्लम है जो प्रॉब्लम है नेतान्याहू का, उसे भी अमन नहीं चाहिए। अमन में इसका सौदा कौन खरीदेगा? इसके पास क्या है सिवाय इसको, ये अदानी और अंबानी के अलावा ही हैज़ नथिंग। बेचने के लिए तो कोई चीज़ है नहीं। जिस मतलब 80 करोड़ लोग जो हैं, उनको अगर आपको रात को खैराक देनी पड़े तो आप कहाँ की सुपर पावर हैं यार? व्हाट इज दे? और यानी और भी भिखारी बना दें, तो हमारे भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं।
40-50% लोग बकौल देखिए कायद वर्ल्ड साहब, बैंक। सिर्फ वहाँ गुर्बत नहीं है, वहाँ पर कायद साहब वहाँ गुर्बत नहीं है सिर्फ। इस वक्त जो मोदी है वो जंगी जुनून में जिस तरह मुब्तला है, वो हर जगह पूरे भारत में आग लगी हुई है। लद्दाख भारत के हाथ से निकल चुका है, वहां पर रास्ते बंद हो चुके हैं, वहां पर भारतीय मशीनरी जो है वो जैम होकर रह गई है, बल्कि वहां से बेदखल हो गई है। आप देखें कि वहां बिहार का जो इलेक्शन होने जा रहा है वो नवंबर में अक्टूबर में शुरू हो जाएगा, उसका जो है वो वहां पर कैंपेन चल रही है। वहां पर जो है वो आर्मी जो है वो भारतीय आर्मी वो एहतजाज पर उतर रही है, और बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनमें बाकायदा तौर पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं। वो तो इसीलिए मोदी जो है वो कोई बहाना ढूंढ रहा है कि कोई बहाना ढूंढ के पाकिस्तान पर शरारत करे, और उसके बाद जो है वो लोगों को मुतमिन करने की कोशिश करे। न्यूक्लियर राइवल्स जो हैं उनके दरमियान जंग कोई ऑप्शन नहीं होती। एक स्क्रिमिश हुई, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया, मुझे उम्मीद है कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और उनकी जो डीप स्टेट है वो रेन इन करेगी, बिकॉज ही इज़ आल्सो एक इसका अनसेरेमोनियल एग्जिट हमें मोदी का नज़र आ रहा है। जितना बड़ा बुत था अब टूटेगा तो गंद भी उतना ही पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह सबको हिफ्ज़ अमान में रखे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गर्दिशी कर्ज़ों का क्या मामला है, थोड़ी देर तक डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ होंगे। सऊदी अरब और अमेरिका की सरमायाकारी का क्या मामला है और क्या ये सरमायाकारी किस तरह मुख्तलिफ होगी 1993 से, 2002 से, 2016 से, जिसने मुल्क का भुरकस निकाल दिया था। अल्लाह करे ऐसा ना हो, उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। एक ब्रेक, हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक, माहिर मेशत हैं, मुसन्निफ़ हैं, बहुत से हवाले इनके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, मैं आई वुड लाइक टू इन पर्टिकुलर रिफ़र टू योर आर्टिकल, ये जो आपने लिखा है इसका गर्दिशी कर्ज़े पे। इसमें 2-3 ऐसी बातें हैं। एक तो ज़ाहिर है बड़ा उसमें वो बड़ा हार्ट रेंडिंग जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है यहाँ पे लोगों की। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दोबारा से आप लिखते हैं कि जी इन्होंने रीनेगोशिएट कर लिए बांग्लादेश ने और इंडिया ने कि जी आपको अगर कोई दरमियान में कोई आपकी कोई नज़ा होता है तो उसका केस यहाँ पे होगा, लंदन में नहीं होगा। और फिर आपने ये फरमाया कि पीपीए ने दोबारा जो रीनेगोशिएट किए हैं, अगेन ये अलाउड देम कि भाई उनके पास राइट है इस लिटिगेशन का, इफ़ एट ऑल एनी डिस्प्यूटेशन जो है वो होती है इनके दरमियान। तो फिर वही कहानी इस बार भी दोहराई जा रही है। डॉक्टर साहब, ये क्या है, ज़रा इस पर हमें रहनुमाई फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया कायद साहब। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि बाकी ममालिक ने भी ये जब वर्ल्ड बैंक का टेम्पलेट बना तो वहाँ भी जो आर्बिट्रेशन का मामला था वो लंदन में रखा गया। अब उन मुल्कों ने तो कहा कि देखिए जी अब काफ़ी हो गया, आप इसको आप हमारी कोर्ट्स की तरफ रिवर्ट करें और फिर उसके बाद देखा जाएगा, जब उसका कोई फैसला आ जाए तो फिर आपने जहाँ भी जाना हो आप चले जाएं, मगर उसकी पहली एडजुडिकेशन तो उस मुल्क में होने दें। अब हमारे ऊपर कितना बड़ा ये एक जुल्म है कि हमने एक तो इनको बहुत सा, आपको पता है, बगैर तस्दीक के पैसा दिया, कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ, कैसी कैसी फिगर फजिंग इन लोगों ने की है और लोगों पे जुल्म किया, और हमने कितनी कैपेसिटी पेमेंट्स की, इनके पूरी हमारी इंडस्ट्री तबाह हुई, डोमेस्टिक जो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई, और अब हम फिर वही चीज़ कर रहे हैं जो पहले से मौजूद थी। तो पता नहीं, समझ नहीं आती कि जो हमारे लोग हैं, एक तो पहले इनको कॉन्ट्रैक्ट ही लिखने आते, फिर जब ये लिख लेते हैं और उनके बहुत तलख तजर्बात हो जाते हैं, फिर उसके बाद अंदर करेक्शन की गुंजाइश आती है तो वो भी नहीं करते हैं। तो बड़ा ये शोर था कि अब के उनके साथ बड़ा अच्छी डील हो गई है, कोई अच्छी डील नहीं हुई है। हम देख रहे हैं कि ये फिर उन्होंने बड़ी ह्यूज पेमेंट्स ले ली हैं, और इस दफ़ा भी वही मामला है जो पिछली दफ़ा हुआ था, जब ऑडिटर जनरल ने एतराज़ लगाया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं हुआ, कोई इसमें ड्यू डिलीजेंस नहीं हुई और इनको एक बड़ी पेमेंट कर दी गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर बात आपकी सही समझाऊं तो ये कितनी बड़ी ह्यूज पेमेंट्स हुई और कोई ऑडिट नहीं हुआ। सेकेंडली, ये जो अब कर्जा लिया है 12.23 ट्रिलियन यानी 1200-1300 अरब रुपया, और ये डॉक्टर साहब हम पहले भी दे रहे थे, और अब आपने लिखा है कि अब हमें 3 रुपये 23 पैसे पर यूनिट हर आदमी पर इसका बोझ डाला जाएगा। पहले भी ये इन्होंने ये हल तलाश किया था और सर्कुलर डेट डबल हो गया। तो अब खैर से इसके नतीजे में जेब हमारी कटने के बाद अब 3.4.6 ट्रिलियन का हो जाएगा सर्कुलर डेट। डॉक्टर साहब कि बिल्कुल वो तो रुकने वाला नहीं। अब आपने पढ़ा होगा कि इस मुआहदे के बाद भी और इतने बड़े कंसोर्शियम से कर्जा लेने के बाद भी मामला वही का वही है कि उन्होंने कहा है कि जी रिस्क स्टिल एग्जिस्ट। अब समझ नहीं आती
कि ये लोग किस तरह के काम करते हैं। इन्होंने अगर ये कम करना है गर्दिशी कर्जा, तो उसके जो अंडरलाइंग कॉजेज़ हैं उनको आप ख़त्म करें, ना कि सिम्पटम्स का इलाज करते रहें। ये तो ऐसा ही है कि बस आपको बुखार नज़र आया तो काफ़ी ये एस्पिरिन खा लो, और ये ना सोचा कि भई असल बुखार की वजह क्या थी। तो अरसे से यही हो रहा है कि जो असल में वहाँ पे खराबियाँ हैं, जो बड़े-बड़े लॉसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा उसमें इनएफिशिएंसी है, ये ज़्यादा गवर्नेंस का मसला कई दफ़ा लिख चुके हैं, फैक्ट्स एंड फिगर से साबित कर चुके मैं हैं, सर मैन इसी पे लॉसेस आऊंगा, का, इसी से आपकी जो है वो चोरी-चकारी रहनुमाई का। चाहूंगा डॉक्टर साहब कि इस वक्त हमारी जो बिजली की सलाहियत है, पैदावारी सलाहियत, वो 46,000 मेगावाट है और तलब जो है जी, वो 30,000 मेगावाट है। तरसील मेरे पास जो फिगर आ रहे हैं वो 25,000 मेगावाट सिर्फ हम जी, कर सकते हैं। 20,000 जी, जी। मेगावाट बिजली जो कि हम ना इस्तेमाल करते हैं ना पैदा होती है, क्या इसकी कैपेसिटी पेमेंट 1225 अरब रुपए के कर्जे के बाद खत्म हो जाएगी? जी, बिल्कुल नहीं खत्म होगी, बल्कि देखिए हमने लिखा कि अब आप अगर चलिए एक्सपोर्ट भी तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं बहुत से ममालिक, वो भी आपको पता नहीं चलता। आप देखिए सरप्लस होने के बावजूद अगर हम अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ती, वो तो टैक्सों की मार में आप देखिए पहली इंडस्ट्रीज़ भी बंद हो रही हैं। कैसे विशियस सर्कल में हम मियाँ साहब फँस के रह गए हैं कि एक तरफ हमारे पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और ना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको फिर आगे जैसे आपने फरमाया तरसील की तो हमारे पास बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है उसके, हम कहाँ उसको लेकर जाएँ। अब आप हैरान होंगे कि एक मज़मून में हमने अर्ज़ किया कि पहले लाहौर से खानेवाल तक बिजली की ट्रेन चलती थी, अब वो आपके पास सरप्लस है तो वही चला लें कम से कम। हमें जो है ये पेट्रोलियम के अंदर डीज़ल जो है खामखा इतना महँगा, पहले इम्पोर्ट करते हैं फिर उससे पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो पता चला कि वो तो तारें ही उन्होंने बेच खाई हैं। अब ये देखिए रेलवे का हाल कि ये लाहौर से खाने वाले एक ज़माने में इलेक्ट्रिक ट्रेन का आगाज़ हुआ था और आज हम उससे भी हाथ धो बैठे हैं। जब हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर लें, मगर वो भी नहीं हमें करनी आ रही है, तो ये तो बहुत अफ़सोस का मुकाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सर चीनी देखिए, का एक और मैं और रहनुमाई चाहूंगा सर कि हमारी जो कहा गया हुकूमत की जानिब से कि लाइन लॉसेस कम होंगे, जो 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती थी वो खत्म होगी और लाइन लॉसेस के 500 550 अरब रुपए कम होकर 300 अरब तक आ जाएंगे और उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्या ऐसा होता हुआ मुमकिन आपको नजर आ रहा है? दूसरा ये कहा गया है कि जो चाइनीज आईपीपीज हैं उनको लेट पेमेंट नहीं दी जाएगी, क्या वो इस पर मानेंगे? और तीसरा ये है कि 6 साल में ये जो सरचार्ज है ये सार्फिन पे करेंगे। 6 साल के बाद क्या हम ये समझें कि ये सरचार्ज भी खत्म हो जाएगा और बिजली का टैरिफ जो है वो भी जो है वो 17 रुपए कैपेसिटी पेमेंट के उसमें से निकल जाएंगे? बिल्कुल इनमें से कुछ भी होने वाला नहीं है मियां साहब। देखिए मसला यही है कि उन्होंने कॉस्मेटिक किस्म का हल ढूंढा है। कॉस्मेटिक हल ढूंढने से असल मसला तो हल नहीं होता ना। यही तो बार बार लिख रहे हैं कि देखिए आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जब तक आप इसको रूट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर नहीं करते हैं। ना हमारे पास सही डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस है, ना हमारे पास इंडस्ट्रियल कैपेसिटी रही है। इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत थी वो भी हम तबाह किए चले जा रहे हैं। इस कीमत के ऊपर हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बिजली लेकर वो आगे वो भी फ़ायदा नहीं उठा सकते। जो यूएसए में हमें कुछ टैरिफ में बेनिफिट मिला था, तो हम तो हर तरह से लूज़र ही लूज़र हैं, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़र हों या इंडस्ट्रियल यूज़र हों। इतनी महँगी बिजली तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान का हाल हो गया। अब उसको तो वो एड्रेस करने को तैयार नहीं है और इन आईपीपीज़ को पैसे दिए चले जाएँगे, हम दिए चले जाएँगे और उसका नतीजा एंड पे कुछ भी नहीं निकलेगा। अब आप ज़रा देखिए इनका ऑडिट लेकिन अगर सर जो इंटरनल हो तो 46,000 मेगावाट की एक्सटर्नल हमारी दोनों कैपेसिटी अगर है, हमारी कैपेसिटी इस वक्त जी, 46,000 मेगावाट की है डॉक्टर साहब। जी, अभी जो आईजी जी सैप के बिल्कुल। नाम से एक और प्रोजेक्ट जो है वो प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है या उसको मंजूरी के मराहल में है, जिससे कैपेसिटी 64,000 मेगावाट हो जाएगी। तो हम किस तरफ जा रहे हैं सर? आगे आपको मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? ये देखिए कैपेसिटी पैदा किए चले जा रहे हैं। इससे मज़मून में अर्ज़ किया था कि उस कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करने का तो कोई मंसूबा है नहीं। अब तो और 2 बड़े डैम भी जब बन जाएँगे, अभी आपको पता है हाइड्रो के 2 बड़े डैम, एक तो हमारा जो है वो गिलगित बल्तिस्तान वाले इलाके में और एक जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये और बढ़ जाएगी। दरअसल हाँ, पूरी तवज्जो जो है वो इस बात पे है कि हम कैपेसिटी बढ़ाते चले जाएँ और ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि इस कैपेसिटी की यूटिलाइज़ेशन के लिए जो हमें इंडस्ट्री और लगानी है, जो हमें और जो है वो चीज़ें करनी हैं। चलिए हमने एक मज़मून में लिखा था कि आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मगर वो भी कोई तवज्जो नहीं देते हैं। दरअसल मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखाने के लिए है, चूँकि आईएमएफ का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा था कि अब आप किसी तरह सर्कुलर डेट के मसले को हल करें, तो हम हर चीज़ को बस कॉस्मेटिक तरीके से हल करके उन्हें दिखा देते हैं और ये हमारे लिए जो मुसीबतें हैं, जो बेचारे सबसे ज़्यादा गरीब लोग हैं और जो मध्यस्थ तबके के लोग हैं, उनके लिए तो मुश्किलात और बढ़ जाएँगी आने वाले दिनों में। मियाँ साहब, डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ना हम क्या इंसेंटिव है
एक बिजली आप इस्तेमाल ही नहीं करते। मैं रोज़ाना अपने घर में 46,000 की कैपेसिटी होने के बजाय के बावजूद मैं रोज़ लोड शेडिंग जो है, मैं एक जगह भी रिकॉर्डिंग में था तो वहाँ हमने वो जो होता है UPS उसमें रिकॉर्डिंग की। ये क्या है? ये 46,000 ये बढ़ाए चले जा रहे हैं। इसमें क्या इंसेंटिव है इधर से साइन करने वालों का और उधर से साइन करने वालों का? बिजली जो पैदा नहीं होगी, बिजली जो इस्तेमाल नहीं होगी, क्या इसका फ़ायदा इनको मिलता है? जी, बस फायदा तो आपको पता है किकबैक्स ही होते हैं, मगर वहाँ जो लोग अभी भी जाकर देखते, जहाँ डैम बने हैं वहाँ लोगों को कंपनसेशन नहीं मिली हैं, उनकी लैंड्स तो ले ली गई हैं, मगर वो कितने सालों से जो पुराने भी रो रहे थे, अब नए वालों का भी यही हाल है। उसके बाद जहाँ हमने अपना डिस्कोस का सिस्टम ठीक करना था और जहाँ हमने उनको कहना था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स को दुरुस्त करें, हमने तो जो पहले आपको याद है कॉपर की वायर्स होती बेच खाई हैं, उसकी जगह सिल्वर, वहाँ से डॉक्टर साहब लॉस ऑफ जो है वो लाइन्स का बहुत होता शुक्रिया, आपने हमें गाइड किया। और नाज़रीन, आपने कहा कि एक मुसलसल डाका जो है वो पड़ रहा है और ऐसे लोग हैं जो बड़े एतबार वाले लोग हैं, इस पर लिख भी रहे हैं, मगर कोई कानून पर कोई भी असर किसी को कुछ नहीं हो रहा एंड अल्टीमेटली इट विल बी वेरी डेट्रीमेंटल। ब्रेक से वापस आते हैं तो अब ये हमें सऊदी अरब और अमेरिका की सरमाकारी के हवाले से मियाँ साहब कुछ बताएंगे कि वाकई सरमाकारी होगी, ये खुशखबरियाँ हैं, तिफल तसलियाँ हैं, या हमें खौफजदा होना चाहिए इस तरह जिस तरह हम IPPs की सरमाकारी से खौफजदा हुए थे? आपसे रहनुमाई लेंगे मियाँ साहब, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी मियाँ साहब, क्या सूरत अहवाल है? ये क्या कोई अभी कमिटमेंट हुई है? किस किस्म की सरमायाकारी आ रही है? क्या टाइम फ्रेम है? कौन से सेक्टर हैं? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? देखिए कैसा मार्का हक के बाद अब तक जो है वो 4 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं। पहले जब मार्का हक पाकिस्तान ने जीता तो उसके बाद जो है वो ट्रंप से मुलाकात हुई फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की, तो उस वक्त बहुत से वादे ट्रंप ने किए और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं, हम वहां से निकालेंगे और भारत को भी बेचेंगे। और उसके बाद मदनियात पर बात हुई और उसके बाद चीन के अंदर आपने देखा कि वहां पर जो है SCO कॉन्फ्रेंस के में जो है वो बहुत से सरमायाकारी के मौके खुले, वहां पर सदर पाकिस्तान भी गए, फिर सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ और अब जो वहां पर वाशिंगटन में मुलाकात हुई है, ये अब दूसरी ये जो अभी का फेज है, ये फेज इंप्लीमेंटेशन है। अभी जो है वो अमेरिका से आइंदा माह आप देखेंगे नवंबर के अंदर कंपनियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं। मादनियात में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सरमायाकारी होने जा रही है और पाकिस्तान के अंदर जो रियल अर्थ मिनरल्स हैं, जिसमें जो है वो लिथियम है, मेलिब्डेटोनियम है और तांबा है, सोना है, कोबाल्ट है, निकल है, इसके वसीज़ ज़खायर मौजूद है और वहां पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर काजी साहब एक सरमायाकारी होने जा रही है। और एक ऐसी दात पाकिस्तान के अंदर मौजूद है जिससे स्पेस टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है, दिफाई टेक्नोलॉजी में मदद मिलती है। उसके पहाड़ जो हैं वो माशकील के मुकाम पर जो बलूचिस्तान का है वहां पर मौजूद है और उस पर जो है सरमायाकारी होने जा रही है। और इसके अलावा सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के अंदर 10 बड़े शोबों में सरमायाकारी करने जा रहा है। इसमें ज़राअत, कानकुनी, टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर, मादनियात और इसमें जो टूरिज्म और वाटर सेक्टर, पावर सेक्टर और दिफाई पैदावार, इसमें जो है 300 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का अंदाजा लगाया गया है कि वो सऊदी अरब करने जा रहा है। और सऊदी अरब और गल्फ मालिक जो हैं वो जितना अमेरिका को दिफाई मामलात में जो उनको पैसे देते हैं वो भी पाकिस्तान को अब मिलेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, हमारे नायब वज़ीर आज़म कहते हैं और वज़ीर दिफा कहते हैं कि बहुत से ममालिक, अरब ममालिक जो है पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करने को तैयार हैं। अगर वो ये मुआहिदा हो जाता है तो ये भी पाकिस्तान को सालाना मेरा क्वेश्चन है, ये आप टीवी पे देख रहे हैं ना, ये इसाक डार साहब इन्होंने बहुत मुआहिदे किए। इन्होंने 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट भी बनाया था, जिसने मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट जो हैं उनका दे आर ऑफ द व्यू कि जो पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी के कितना बड़ा बन गया, जिस तरह डॉक्टर इकराम उल हक हमें बताते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये फार्मल इकानमी से 2 गुना है। तो मियाँ साहब इन्होंने ये मुआहिदे किए थे। दीज आर द सेम पीपल। अगर आप जब भी थोड़ी देर पहले जो हमने किया, जिसमें 1250 अरब रुपए का एक नया झटका 3.23 रुपए पर यूनिट जो हमें पड़ेगा, दीज वर द पीपल, आई मीन इन देयर रिकॉर्ड इज होपलेस। ये लोग मुआहिदे नहीं करेंगे मियां साहब, होपलेस रिकॉर्ड करेंगे। मुआहिदे जो है वो इस वक्त कस्टोडियन जो है वो SIFC है,
SIFC के तहत उधर भी बैठे हुए हैं। आज भी वजीर पेट्रोलियम ने खुशखबरी दी है सर, उन्होंने कहा 5 बड़े कुओं में तेल और गैस निकला है। अच्छा, अब मियां साहब ये एक और मैं आपको बहुत से कुएं जो है वहां पर जारी है। मैं आपको एक और फिगर शेयर कर दूं। SIFC कस्टोडियन होगी सर। मैंने कहा 10 सालों में $700 बिलियन निकाला अमेरिका बहादुर ने इन खलीजी ममालिक से जो, और हाल ये है कि अब जो उनके महल्लात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी हम ज़ाहिर है हम तो जाएंगे लड़ेंगे, को हमारे बरगज़ीदा मकामात हैं वो हम तो सब कुछ कर देंगे, तो अब उनको भी इधर उधर सिक्योरिटी के लिए देखना पड़ रहा है। तो बात यह है मियाँ साहब, अभी डॉक्टर करामुल हक गए हैं ना, उन्होंने एक बात लिखी आज के आर्टिकल में, मैं कोट कर रहा हूँ वर्बैटम, वो ये कह रहे थे कि हमें वो नुकसान कभी हमला करके इंडिया नहीं पहुंचा सका, वो हमला करके हमें इजराइल नहीं पहुंचा सका। आज मजमून छपा हुआ है, आप पढ़ लें, फ्राइडे टाइम्स में है, और के जितना हमला ये जो अंदर से हुआ हमला, ये देखे ना, $2.6 ट्रिलियन का वो है, 1300 अरब रुपए वैसे देते हैं कैपेसिटी पेमेंट में, आप बैंकों से कर्जा लेके दे रहे हैं, बुरकस निकाल दिया इन लोगों ने, इसमें कोई और सुने आज 3 साल हो गए हैं, हम मैं और आप यहाँ पे बहस कर रहे हैं, इन्होंने जो रीनेगोशिएट किए, अभी डॉक्टर कराम बता के गए हैं कि वही टर्म्स हैं, वही कंडीशंस हैं जिन्होंने बुरकस निकाला था हमारा 2016 में। बिल्कुल सब ये हुआ मियां साहब को पूछना नहीं यार, नोबडी आस्क्ड। सर आपको याद है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त पहले नहीं थी, इस वक्त SIFC है। चले मियां साहब 2-3 साल तो हो गए हैं SIFC को भी है और इस मुआहदों की निगरान भी है। अब आप देखेंगे सर, नवंबर का महीना आने दें, नवंबर के महीने में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जो टीम पाकिस्तान आ रही है, और बहुत बड़ी टीम जो है पाकिस्तान आ रही है, जिसमें सरमायाकारी के दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजा यहाँ पर सरमायाकारी करने आ रही है बाकायदा तौर पर। ज़राअत के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कानकुनी के अंदर बहुत बड़ा मुआहदा जो है वो होने जा रहा है, गुर्बत खत्म करने का मुआहदा होने जा रहा है सर, सैलाब जदगान की मदद होने जा रही है, यहाँ पर डैम बनने जा रहे हैं, ये यक वक्त तक काम शुरू होने जा रहा है। 2025 खुशखबरियों का साल था, 2026 जो है वो इंप्लीमेंटेशन का साल है सर, ये शुरू हो चुका हुआ है। आप देखेंगे कि 2027 2030 तक पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। बात सुने मियां साहब, इनकी जो कॉर्पोरेशन और इनके जो कारोबार है वो तो फैल फूल गए। हम इस वक्त हालत ये है कि आज हमने चाइना को कहा कि हम साढ़े को कर्जा देने जो के पैसे नहीं दे रहे। दिस इज देयर सो फार दिस इज। हाँ, कल कोई एक नया काया पलट जाए या काया कलप जाए, क्या उसे कहते हैं, दुनिया और हो तो वो अलग देखेंगे। सो फार तो मियां साहब काया पलट चुकी है, चलें इजाजत दीजिए, नहीं है काया पलट चुकी है। CPEC 2 का आगाज हो चुका है सर, CPEC 2 जो है मुझे इजाजत दीजिए तक जाएगा। मियां साहब मुझे इजाजत दीजिए, मियां साहब इनके बारे में वही हदीस है, मैं बंद कर दूं प्रोग्राम को, इनके बारे में ये एक हदीस कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, ये मैंने हदीस बयान की है, किसी की तरफ रिफर नहीं किया। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।